बीएसपी के साथ चला गया था बोल रहा हूं क्योंकि वो अब उनके साथ नहीं है, वो अभी हमारे साथ है। तीसरा है माइनॉरिटी। वो माइनॉरिटी जो है कल तक समाजवादी पार्टी के साथ में था, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, दावे के साथ कहता हूं। क्योंकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में जिस तरह से मुसलमानों के ऑल इंडिया से और उत्तर प्रदेश में हम लोगों को मैसेज आए, टेलीफोन आए, तो इसका मतलब ये जो सामाजिक जनाधार है जो कांग्रेस के साथ में था, आज ये सामाजिक जनाधार में यदि ब्राह्मण का जनाधार अगर छोड़ दिया जाए तो शेड्यूल कास्ट का जनाधार हमारे साथ खिसक गया है, माइनॉरिटी का जनाधार मजबूती से हमारे साथ आ गया है। और बाबू सिंह जी की मदद से और बाबू सिंह जी के साथ साथ बामसेप कोई केवल शेड्यूल कास्ट का संगठन नहीं है। अभी बैकवर्ड क्लासेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी यहाँ अभी आए थे, उनको बुलाया जाए, हाँ उनको बुलाया जाए। तो चौधरी विकास पटेल जिनका संगठन बैकवर्ड क्लासेस के तमाम जातियों में है और अति पिछड़ी जातियों के लोगों का भी संगठन हमारे पास है, नॉमिडिक टाइप के लोगों का भी संगठन हमारे साथ है, इस गठबंधन के साथ में है। और आपको आने वाले समय में लगभग 87 संगठन उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का समर्थन करने की घोषणा करेंगे, उनको टिकट देने की जरूरत नहीं। जो 87 संगठन हैं उनको टिकट दिए बगैर, वो सिद्धांत ये हमारे हैं, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है और वो इलेक्शन मैनिफेस्टो हम लोग स्टैंप पेपर पर लिख के देंगे और लोगों को ये वादा करेंगे कि जो वादा हमने किया अगर नहीं निभाया तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ में केस करो। हम वादा वही करेंगे जो वादा हम पूरा कर सकते हैं। जैसे अभी बाबू सिंह जी कह रहे थे कि अटल जी ने पेंशन बंद कर दी, अखिलेश जी ने कहा कि हम पेंशन शुरू करेंगे, जबकि उनके पिताश्री ने इस पेंशन को सबसे पहले खत्म किया। बुढ़ापे में जो आदमी 30, 32, 35 साल तक आप सरकार की सेवा कर रहा है और बुढ़ापे में उसको हवा में छोड़ देना, ये तो दुनिया में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इस तरह की बातें, वो जिंदगी के जवानी के सारा समय जो है वो सरकार की सेवा करने में लगा है और बुढ़ापे में जब उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है उसको इस तरह से ऑक्सीजन पर छोड़ दिया जाए, ये पॉलिसी अच्छी नहीं मानी जा सकती या न माना जा सकता है। इसलिए अखिलेश ने वादा किया पेंशन देने का, मगर उनके पिताश्री ने इसे रद्द कर दिया, तो इसलिए अखिलेश के इस वादे पर यकीन नहीं किया जा सकता। हम लोग इस पर यकीन नहीं करते, हम लिख कर देंगे, हम इसको लिख कर देंगे और इस पर अमल करने के लिए जो फंड जनरेट किया जा सकता है, आज सुनकर आप लोगों को खास बात बताता हूं। मुझे लगता है इसके तरफ किसी के ध्यान गया नहीं है। कल के अखबार की खबर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान जब प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे तो उस समय अखबार में डाटा पब्लिश हो रहा था ऑक्सफाम का। उन्होंने कहा कि 1-1.5 साल पहले उद्योगपतियों की 10 उद्योगपतियों की प्रॉपर्टी 23 लाख करोड़ थी, अभी वो 53 लाख करोड़ हो गई है। इसका मतलब यह है कि 30 लाख करोड़ रुपया ये 1.5 साल में उद्योगपतियों के अकाउंट में जमा हो गया। इतना पैसा आया कैसे? जब तक गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी ना बनाए तब तक उद्योगपतियों के पास इतना पैसा कैसे जमा हो सकता है? आखिर गवर्नमेंट कर क्या रही है? आखिर सरकार कर क्या रही है? पैसा अगर इतना एक जगह संग्रहित हो गया तो उसका दूसरा परिणाम सामाजिक असंतुलन पर होता है और लोगों के बिलो पॉवर्टी लाइन पर या भूखमरी लाइन पर अब तो एक नई लाइन आ गई है। ऑक्सफोर्ड ने ये नया शब्द यूज किया है, वो क्या शब्द यूज किया उन्होंने? एक्सट्रीम, अंग्रेजी का शब्द यूज किया है, एक्सट्रीम पॉवर्टी। यानी पहले तो बिलो पॉवर्टी होती, ये शब्द हम लोग सुनते थे,
मगर अभी ऑक्सफार्म में एक नया शब्द यूज किया है, वो है एक्सट्रीम, यानी अत्यंत। वो भयंकर स्थिति में लोगों को इस दौरान पहुंचा दिया गया है। और इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर बीजेपी वाले जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं वो विज्ञापन में ज्यादा है। और एक खबर आई है, उनके जो डिप्टी सीएम है उनको लोग दौड़ा रहे हैं, उनके चुनाव क्षेत्र के लोग दौड़ा रहे हैं। अब उनके चुनाव क्षेत्र के लोग अगर दौड़ा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लोग संतुष्ट नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। और केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ में जो धोखाधड़ी की है, ये कहानी तो है ही है कि उनका चेहरा दिखाकर वोट लिया गया, ओबीसी का वोट लिया गया और बाबा जी को लाकर बिठा दिया गया। मतलब चेहरा दिखाकर ओबीसी का वोट लिया, और जब मुख्यमंत्री पद के लिए बनाने का समय आया तो मौर्य जी को नहीं बनाया। तो ये कहानी उत्तर प्रदेश के लोगों को पहले से ही मालूम है। मैं दो बातें कंक्लूडिंग में आखिर में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश को, एक तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी लड़ाई समाजवादी गठबंधन वर्सेस बीजेपी गठबंधन के बीच में ना होकर अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा वर्सेस बीजेपी गठबंधन के बीच में हमारी लड़ाई है। अब ये लड़ाई होगी, और ये लड़ाई होगी, इस बात को उत्तर प्रदेश के प्रजा को समझना है। अगर वो इस बात को समझते हैं तो निश्चित रूप से वो इस बात को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में वोट करेंगे। अगर वो वोट करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा यदि हम लोगों को सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया तो इस सरकार में 2 मुख्यमंत्री होंगे। वो 2.5 साल मुख्यमंत्री होंगे। बाबू सिंह जी को मंत्री पद का भी अनुभव है, प्रशासन का भी अनुभव है, सरकार चलाने का अनुभव है, सीनियर मोस्ट मंत्री रहे हैं, इसलिए उनको इस गठबंधन के तहत एक बहुत मजबूत दावेदार के तौर पर मुख्यमंत्री तौर पर पेश किया जा रहा है। और हम उनका बहुत ताकत से, बहुत शक्ति से समर्थन कर रहे हैं और इसका सारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर समर्थन करेंगे, पूरी संगठन शक्ति लगाकर करेंगे। दूसरा है परमेंद्र प्रताप जी, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के, थोड़ा 1 मिनट आइए, यहाँ खड़े हो जाइए या फिर बैठे, हरी जगह तो बैठने के लिए। परमेंद्र प्रताप जी है आगरा के रहने वाले, और ये बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है। तो 2.5 साल के लिए इनको मुख्यमंत्री तौर पर हम लोग यहां पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो 2 व्यक्ति हमारे हो गए, 3 डिप्टी सीएम हो गए। 3 डिप्टी सीएम देने का हम लोगों ने वादा किया उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें 1 व्यक्ति मुस्लिम रहेगा। और ये जिम्मेदारी ओवैसी साहब की लगाई गई है कि ओवैसी साहब, वो डिप्टी सीएम का मुस्लिम चेहरा कौन होगा, ये जिम्मेदारी ओवैसी साहब की लगाई है। वो उनके पार्टी का, या वो जो चाहते हैं वो मुस्लिम चेहरा वो देने के लिए स्वतंत्र है, आजाद है, उनको वो अधिकार दिया गया है। और 2 आदमी ये 25-26 तारीख तक, और 2 चेहरे जो है डिप्टी सीएम के तौर पर हम लोग घोषित करेंगे, देंगे। तो इस तरह से ये जो 3 डिप्टी सीएम है ये 5 साल तक रहेंगे। ये 2.5 साल का इनका टर्म नहीं है, ये 5 साल के लिए रहेगा। तो इस तरह से एक तो ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरा, तीनों पार्टियों के द्वारा मिलकर इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया जाएगा, और ये इलेक्शन मैनिफेस्टो तीनों पार्टियों के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं उसमें समाहित किए जाएंगे। मैं इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण आपको दे करके इस बात को मैं समाप्त करना चाहता हूं। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, गांधी जी के द्वारा और नेहरू जी के द्वारा स्वराज्य की बात कही जा रही थी।
तिलक ने कहा भी था स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो हमारे लोगों को अभी तक स्वराज्य समझ में नहीं आया। हमारे लोगों को, जो हम जिसको बिलोंग करते हैं, उन लोगों को स्वराज्य समझ में नहीं आ रहा। जिन लोगों ने राज्य पर कब्जा किया वो लोग स्वराज्य की बात करते हैं कि हम विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे। और मोदी जी तो विकास के बगैर दूसरी कोई बात ही नहीं करते कि वो विकास विकास विकास। और उनका विकास क्या है? तो उत्तर प्रदेश में 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमारे लोग घर के आंगन में आकर ऐसा क्यों देखने का ही काम कर सकते हैं, बाकी बैठने के लिए तो उनके हिस्से में आता नहीं है। तो ये विकास का हमारे साथ कोई संबंध है ऐसा नहीं कहा जा सकता। दूसरा, एक्सप्रेस हाईवे रोड के बारे में कहा जाता है कि 1 लेन का 2 लेन कर दिया, 2 लेन का 4 लेन कर दिया, 4 लेन का 6 लेन कर दिया, 6 लेन का 8 लेन कर दिया। ठीक है, ये कर दिया, ये तो मानना पड़ेगा, ये तो बात सही है, मानना पड़ेगा। मगर उसमें लिखा होता है 8 लेन वाले में, 6 लेन वाले में कि इसमें बैलगाड़ी नहीं चलाई जा सकती, इसमें घोड़ा गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, इसमें मोटरसाइकिल नहीं चलाई जा सकती, इसमें साइकिल नहीं चलाई जा सकती। तो हम लोगों को तो आउट कर दिया भाई एक्सप्रेस हाईवे रोड। हम तो, हमारे लिए तो है नहीं वो। ठीक है, आपका जो विकास का मॉडल है उस विकास को मॉडल को आप स्वराज भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे लिए तो ये अमल में लाने वाला है ही नहीं। हमारे लिए क्या चाहिए? हमारे जो लोग हैं जिनको क्या चाहिए, हम जिनको बिलोंग करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो है बिलोंग करते हैं, उनको क्या चाहिए? इज्जत से रोटी कपड़ा और मकान, इज्जत से चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो रोजगार भत्ता। मैं जब यूरोप में गया, लंदन गया, न्यूयॉर्क गया, पेरिस गया, यूरोप गया, तो वहां पर एक व्यवस्था है कि अगर कोई आदमी बेरोजगार है तो जिलाधिकारी कार्यालय में जाता है और वहां जाके लिख के देता है कि मैं बेरोजगार। तो उसको पूछते हैं भाई तुम्हारा अकाउंट नंबर है क्या? है। तो वो घर में पहुंचने के पहले उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है। उसको वादा किया जाता है कि 6 महीने तक आपको बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। 6 महीने में रोजगार ढूंढना तुम्हारी भी जिम्मेदारी और 6 महीने में तुमको रोजगार देना सरकार की भी जिम्मेदारी। 6 महीने के बाद उसको रोजगार मिल जाता है और इस तरह से फिर उसको बेरोजगार भत्ता देने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं, रोटी कपड़ा और मकान जिस देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी, सरकार खुद ये कहती है कि गांव में 90% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जीवन यापन कर रहे हैं और 75% शहरों में जीवन यापन कर रहे हैं। अगर ये बात सही है, अगर ये रियलिटी है, तो वर्ल्ड ऑक्सफोर्ड का रिपोर्ट भी है। अभी तो एक नई पॉवर्टी आई है, वो है एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये सारे बातों को ध्यान में अगर रखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि इन लोगों ने आजादी के 75 साल में रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हम लोग ये नहीं कह रहे कि अंबेडकर की तरह हम लोगों को कोलंबिया में पढ़ने के लिए भेजो, न्यूयॉर्क में पढ़ने के लिए भेजो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए भेजो। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं हमारे गांव में एक बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए। मगर सरकार का आंकड़ा है 6.5 लाख गांवों में से 2 लाख गांवों में स्कूल ही नहीं। 75 साल हो गए आजादी को। वहां के बच्चे 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर अंतर चलकर दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते हैं। अब अगर 75 साल में ये लोग स्कूल की व्यवस्था नहीं कर पाए, स्वास्थ्य में देहात का रहने वाला हूं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गांव में हॉस्पिटल तो दूर की बात है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की व्यवस्था नहीं है, और अगर है तो वहां डॉक्टर नहीं रहता है, डॉक्टर तो दूर, सारा कंपाउंडर नहीं बैठता। मैं देहात का खुद रहने वाला हूं तो मैं खुद ही अनुभव से ये कह रहा हूं। और रोजगार के बारे में सरकार प्रोपोगंडा कर रही है, मगर रोजगार का आंकड़ा सेंट्रल लेवल पर भी और राज्य लेवल पर भी बहुत ज्यादा बुरी हालत है। और किस तरीके से कोविड काल में जब लॉकडाउन लगाया गया था तो हजारों किलोमीटर लोगों को
पैदल चलते हुए चलाया गया, ये सारा रिकॉर्ड भारत के इतिहास में नोंद हो गया है और टीवी पर उसको आंखों से देखने को लोगों को मिला हुआ है। तो ये सारी परिस्थिति को अगर ध्यान रखा जाए तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि इन लोगों के द्वारा जिन्होंने इस देश में स्वराज्य लाया, वो लोग स्वराज्य की बात कर रहे हैं, मगर मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक हम लोग स्वराज्य हासिल नहीं कर सकते, करते नहीं है। स्वराज्य का मतलब है हमें अपना राज्य चाहिए। तुम जो विकास की बातें कर रहे हो वो तुम्हारे विकास की बातें हैं, वो तो हमारे विकास की बातें भी नहीं है। और हमारे विकास की बातें नहीं है इसका क्या मतलब है कि आप लोगों के नियंत्रण में जब राज्य सत्ता है तो फैसले आप लोग ले रहे हो और उन फैसलों में हमारे लोगों के विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए आपके स्वराज्य में स्वराज्य शामिल नहीं है, इसलिए आप विकास का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। आप केवल प्रोपोगंडिस्ट लोग हैं, आप केवल प्रचारवादी लोग हैं, आप केवल मीडिया का सहारा लेके प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी को कंपेयर करने के लिए कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये बातें आम लोगों के सामने बताया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग, अगर उत्तर प्रदेश की जनता हम लोगों को वोट देती है, सरकार बनाने के लिए अवसर देती है, तो हमारी प्राथमिकता में वो लोग जो गांव में 90% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है और शहरों में जो 75% है, ऐसा सरकार खुद कहती है, तो हमारे विकास के एजेंडे में उन लोगों को प्राथमिकता में लाया जाएगा और उसके लिए विकास की योजनाएं बनाई जाएगी। ये वादा किया जा सकता है। उस तरह की योजनाएं अलग तरीके से बनाई जाएगी, ये मैं कह सकता हूं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर अभी हम लोग केवल इतना ही कहना चाहते हैं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, तो आने वाले समय में हमारे कैंडिडेट आपके चुनाव क्षेत्र में आएंगे, प्रचार करेंगे, तो उनको आप लोग जरूर वोट देना। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, ये नाम जरूर ध्यान रखना और उसके जो भी कैंडिडेट है उसको वोट जरूर देना। इतनी मैं अपील करना चाहता हूं, इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। साथियों, ये कुछ बाबू सिंह जी के द्वारा कुछ बातें आप लोगों को मेरे द्वारा बताने के लिए कहा गया है, ये मैं पढ़ के सुनाता हूं ताकि सभी लोगों को जानकारी हो जाए। कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपद मार्केट, लखनऊ। प्रेस विज्ञप्ति। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में संपन्न होने वाले 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए निम्नानुसार कार्यक्रम नियत किया गया है। चरण, पहला चरण है 14/1/22 को, यानी 14 तारीख को शुक्रवार के दिन वोट डाला जाएगा। ये नामांकन, अच्छा नामांकन 14/1 से नामांकन है। नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक जो है 21 तारीख है और वो बीत गया। नाम निर्देशनों की जांच हेतु दिनांक 24 तारीख है जो आज है। नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 27 तारीख है। मतदान का दिनांक 10 फरवरी है। मतगणना का दिनांक 10 मार्च को है और यह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा 12/3/2022 को ये पूरा निर्वाचन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस तरह से पहला चरण है। दूसरा चरण है 21/1/22 को शुक्रवार, ये फॉर्म भरने की तारीख है। उसके बाद 28 तारीख नाम निर्देशन हेतु आप दाखिल कर सकते हैं। नाम निर्देशन की जांच हेतु 29 तारीख है, 29 जनवरी का। नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक है 31/1/22 सोमवार तक और मतदान का दिन 14 फरवरी 2022 को और 10/3 को बृहस्पतिवार को मतगणना का दिन है
और 12/3 जो पहले ही घोषित की गई है, आपको बताया गया है कि इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। तृतीय चरण में 25/1/22 को मंगलवार को निर्वाचन की अधिसूचना की घोषणा होगी और 1-2 यानी 1 फरवरी 2022 को मंगलवार को नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक होगा। नाम निर्देशन की जांच हेतु 2/2/22 को बुधवार तक होगा। नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 4/2/22 तक होगा। मतदान का दिनांक 20/2/22 को होगा। मतगणना का दिनांक 10/3/2022 को होगा। चतुर्थ चरण का 27/1/2022 बृहस्पतिवार को निर्वाचन की अधिसूचना घोषित होगी। यहां से फॉर्म भरना शुरू होगा। नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक है 3/2 यानी फरवरी के 3 तारीख को ये नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक होगा। 4/2 को नाम निर्देशन जांच करने का दिन होगा और नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 7 तारीख होगा फरवरी का और मतदान का दिन 23/2/2022 को होगा और 10/3 को बृहस्पतिवार को ये मतगणना का दिन होगा। पंचम चरण में 1/2/22 को निर्वाचन की अधिसूचना घोषित होगी और 8 तारीख तक 8 फरवरी तक फॉर्म भरने की समय सीमा होगी। उसके बाद 4/2/2022 को नाम निर्देशन जांच करने का कार्यक्रम चलेगा। नाम वापसी हेतु दिनांक 7/2 को यह समय निर्धारित किया गया है। मतदान का दिनांक 23/2 को होगा और मतगणना का दिनांक 10/3 होगा। पंचम चरण में 1/2/2022 को मंगलवार को 5वां चरण चलेगा और 8 तारीख तक मंगलवार तक चलेगा ये फॉर्म भरने का समय। 9 तारीख को बुधवार को ये नाम निर्देशनों की जांच हेतु 9 तारीख दिया गया है। 11/2 शुक्रवार को नाम वापसी का दिन है और मतदान का दिनांक 27/2 है। उसके बाद 6 नंबर का चरण है 4/2 शुक्रवार को ये फॉर्म भरने के लिए अधिसूचना घोषित होगी और वहां से फॉर्म भरना शुरू होगा। 11/2 तारीख को यानी फरवरी के 11 तारीख को शुक्रवार को नाम निर्देशन हेतु आप फॉर्म भर सकते हैं और 14 तारीख तक सोमवार को जांच होगी। उसके बाद में नाम वापसी लेने के लिए ये तारीख जो है 16/2 की होगी और मतदान का दिन जो है वो 3 मार्च 2022 का होगा और 10/3 को बृहस्पतिवार को मतदान होगा। सप्तम मतगणना का दिन 10/3 का होगा। सप्तम चरण 10/2/22 को बृहस्पतिवार को अधिसूचना जाहिर होगी और वहां से फॉर्म भरना शुरू होगा। नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक होगा 17/2 को। नाम निर्देशन की जांच हेतु 18/2 को। उसके बाद में नाम वापसी हेतु अंतिम दिन 21/2 को और मतदान का दिनांक 7/3 को होगा और 10/3 को मतगणना का दिनांक होगा। 12/3 को ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये जानकारी हेतु हमारे सभी उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए जानकारी हेतु ये सारा का सारा घोषित किया गया है ताकि वो किसी किस्म के भ्रम में ना रहे। हमारे लोग थोड़ा सुस्त रहते हैं, वो सुस्त ना रहे, चुस्त होकर के उसके लिए आवश्यक सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करे और पूरी तैयारी करे।